हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतिंदर कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतिंदर सर क्लासेस पर। तो बेटा, पिछली क्लास में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था, स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी अगर आप किसी सॉल्यूशन में या किसी सोल्वेंट में चेक करना चाहते हो तो वो हम कैसे चेक करते हैं, वो डिपेंड करता है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। ठीक है। चलिए, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम यूज किस लिए कर रहे हैं बेटा, हम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल M+2 ऑक्सीडेशन स्टेट की और M+3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हम चेक करना चाहते हैं वाटर के अंदर, सोलवेंट के अंदर। तो मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना, या किसी दूसरे सॉल्यूशन में, बेसिकली हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होगी एक्वस सॉल्यूशन में, वो किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करेगी। हमें किस में डिस्कस करना है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिस्कस करना है। तो मेटल तो बेटा सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो उसको इस फॉर्म में लाना है। तो यहां से एक चीज देखिए, यहाँ पर मेटल पर कोई चार्ज नहीं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर +2 है। यानी कि +2 चार्ज कब आ सकता है मेटल पर, जब उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे। और अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन आया। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये जो हमारा मेटल आयन आएगा इसको हमें वाटर में डिजोल्व करना है। तो वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यानी कि यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आना है। ठीक है। तो चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट करते हैं। देखिए, मेटल हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। अगर हमें इसको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें क्या देना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यानी कि इसको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद अब हम गैसियस स्टेट से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी देंगे उसको बोलेंगे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, लेकिन हमें किसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है बेटा, +2 की चेक करनी है। तो जब +2 की चेक करेंगे तो इसका मतलब हमें फिर से आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देंगे उसको बोलेंगे हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो लीजिए, ये आ गया मेटल +2 गैसियस स्टेट में। अब हमें इसकी स्टेबिलिटी किस में चेक करनी है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर में इसको डिजोल्व कराना है। देखिए, सॉरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, वाटर में जब इसको डालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आ गई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इस तरीके से हमारा ये जो मेटल सॉलिड था ये इस तरीके से कन्वर्ट हुआ मेटल टू पॉजिटिव एक्वस में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आप इसकी रिएक्शन की एंथैल्पी लिखना चाहते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप लिखना चाहते हो, तो ये क्या आएगी बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी। अब दोनों आयनाइजेशन एनर्जी की जगह मैं एक ही टर्म यूज कर लेता हूँ, सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें अंडरस्टूड है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी होगी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी। ठीक है। इसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, डी ब्लॉक में हम सब्लिमेशन की जगह एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन भी क्या थी, सारे एटम को अलग अलग कर देना, ठीक है ना, आइसोलेट बना देना। चलिए, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब मुझे एक बात बताओ, इस मेटल सॉलिड को आपको गैस में कन्वर्ट करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी दोगे तो डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का भी साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एटॉमाइजेशन और आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, इनका साइन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा।
जब आप इसको वाटर में डालोगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिलीज होने वाली एनर्जी। तो रिलीज होगी तो उसका साइन क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो देखिए अब एनसीईआरटी में आपको दे रखा ट्रेंड्स फ्रॉम एम टू पॉजिटिव से एम। तो जनरली अगर हम बात करें बेटा, अगर जो इस एंथैल्पी का साइन आएगा वही आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन आएगा, जनरली बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, जो भी इसका साइन आएगा वही आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे आपसे, देखिए आपको ये, हम पहले ट्रेंड्स चेक कर रहे हैं एम टू प्लस से एम में। तो ये टेबल आपको गिवन, आपको डेटा याद नहीं रखना है। ठीक है ना, जो स्टेटमेंट्स मैं लिखवाऊंगा बस आपको वो माइंड में रखनी है। तो पहले देखिए ये -1.8 है, ये -0.91 है। तो अगर आप वेनाडियम से क्रोमियम चल रहे हो तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है बेटा, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्रोमियम से मैग्नीज में जा रहे हो, ठीक है, तो अब की बार वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है ना, -0.91 तो बड़ा होगा ना -0.18 से, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई। तो क्या ये रेगुलर ट्रेंड हुआ, रेगुलर ट्रेंड नहीं हुआ, ये क्या है, इरेगुलर ट्रेंड है आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखते हैं एम टू पॉजिटिव से एम में, तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो ट्रेंड आता है वो रेगुलर नहीं आता, इसका रीजन क्या है। एक बात बताओ, मैंने आपको बेटा आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई थी, हाँ सर पढ़ाई थी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रेगुलर ट्रेंड था, क्या कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही थी, नहीं हो रही थी। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, इरेगुलर है। इसी तरीके से सब्लिमेशन एनर्जी का भी ट्रेंड क्या है, इरेगुलर है। तो एक बात बताओ, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी इनका जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं है, तो क्या इसका ट्रेंड रेगुलर आएगा, नहीं आएगा। और जब इसका ट्रेंड रेगुलर नहीं आएगा तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड रेगुलर आएगा, नहीं आएगा। तो इरेगुलर ट्रेंड आने का रीजन क्या है बेटा, इरेगुलर ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट लिखते हैं, irregular trend in irregular trend in standard electrode potential, standard electrode potential, irregular trend in standard electrode potential is due to the is due to the is due to the irregular trend in is due to the irregular trend in the ionization energies, irregular trend in the ionization energies, that is first ionization energy and second ionization energy and sublimation energy and sublimation energy। ठीक है, अब अगर इस टेबल को आप ध्यान से देखते हो, कॉपर की जो ई नोट की वैल्यू आ रही है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, वो पॉजिटिव आ रही है। अब इसका रीजन क्या है, देखिए इसको कैसे ध्यान रखना, आपको मैंने कहा था जनरली अगर जो भी साइन इसका आएगा, जो भी साइन इसका आएगा वही किसका साइन होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो होता क्या है बेटा, जो आपका कॉपर के केस में क्या होता है, ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो कम होती है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है, हाइड्रेशन की वैल्यू कम होती है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव में होती है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए ई नोट का कॉपर, सॉरी ई नोट का जो ई नोट जो कॉपर की टू पॉजिटिव के लिए होता है, कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो लिखोगे ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर is positive is positive because of is positive because of high value of because of high value of enthalpy of atomization
high value of because of high value of enthalpy of atomization and low value of and low value of and low value of hydration enthalpy and low value of hydration enthalpy। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं मैग्नीज की जो वैल्यू आई है बेटा। ठीक है, मैग्नीज की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -1.18, ज़्यादा नेगेटिव आई है। ठीक है ना, तो मैग अब यहाँ से एनसीईआरटी में आपको डेटा दे रखा है कि मैग्नीज, निकिल और जिंक, इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा नेगेटिव आती है। क्या होती है, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा नेगेटिव आती है। ठीक है, तो देखिए Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 3d5। Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 3d5 हाफ फिल्ड। कोप सॉरी जिंक 2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या आएगी, 3d10। तो जिंक टू पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, फुली फिल्ड आ रही है। और Mn2 पॉजिटिव के केस में क्या आ रही है, Mn2 पॉजिटिव के केस में क्या आ रही है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। तो ये रीजन बोला गया है कि इनकी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनकी जो नेगेटिव वैल्यू आती है वो एक्सपेक्टेड से और ज़्यादा नेगेटिव होती है। उसका रीजन क्या है, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही निकल की बात करें, निकल के केस में भी ऐसा ही होता है। निकल की भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है, वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा नेगेटिव आती है। लेकिन इसका रीजन उसने क्या बताया, इसका रीजन है बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी। डेटाबेस क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि मैग्नीज और जिंक का तो आप आसानी से याद रख सकते हो, ज़्यादा नेगेटिव आने का रीजन क्या है, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन निकल के केस में क्या है, हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ भी आपको दे रखा है। ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट लिखोगे, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड the value of standard the value of standard electrode potential the value of standard electrode potential for Mn and zinc is much more negative is much more is much more negative is much more negative than the expected value is much more negative than the expected value the expected value because of half filled because of half filled 3d5 and fully filled 3d10 configuration of fully filled configuration of Mn2 positive and zinc 2 positive respectively। नेक्स्ट लिखोगे, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर निकल is much more negative is much more negative
then the expected value, then the expected value because of high negative value of because of high negative value of hydration enthalpy. Enthalpy of निकल +2। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका M2 पॉजिटिव से M का ट्रेंड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, ग्राफ मैंने बना दिया, इसे कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव की। ट्रेंड्स इन द M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझिए बेटा, मैं आपको एक लास्ट में एक स्क्रीन दिखा दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है ना, चलिए देखिए बेटा, लिखा है ऐसे, मैं पहले आपको समझाता हूँ। M2 पॉजिटिव जो है, M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव बनाना है। ठीक है ना, M2 पॉजिटिव से क्या बनाना है आपको, M3 पॉजिटिव बनाना है। तो पहले क्या करोगे, आयनाइजेशन एनर्जी दोगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी देते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, हाइड्रेशन एनर्जी दोगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी सॉरी रिलीज होगी, तो ये हो जाएगा M3 पॉजिटिव एक्वस में। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये आपका, तो इसको सीधा ही लिख दें। तो ये एक्वस इस तरीके से बनेगा बेटा। तो यहाँ पर दो एनर्जी का यूज कर रहे हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। अब एक चीज देखना, या तो ऐसा हो सकता है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन होगी हाइड्रेशन एनर्जी से। ये समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा, जो आप दे रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है जो आप दे रहे हो, और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, रिलीज होने वाली एनर्जी। तो आप सिस्टम को ज्यादा एनर्जी दे रहे हो और सिस्टम कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी को वो अपने पास रख रहा है। अगर वो मैक्सिमम एनर्जी को अपने पास रख रहा है तो यानी कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ई नोट का साइन कैसा होता है बेटा, ई नोट का साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि यहां पर क्या होगा, M2 पॉजिटिव M3 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होगी बेटा, वो +3 से ज्यादा होगी। तो जो स्टेबिलिटी होगी वो +2 की क्या होगी, ज्यादा होगी +3 से। वही अगर आप दूसरा केस लेते हो, अब की बार हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, यानी कि सिस्टम को आप कम एनर्जी दे रहे हो और वो रिलीज ज्यादा कर रहा है। आप उसे कम एनर्जी दे रहे हो और वो रिलीज ज्यादा कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अगर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रोसेस कैसा होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस। तो इस केस में आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो ई नोट का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ई नोट का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ई नोट का साइन पॉजिटिव हुआ तो यानी कि प्रोसेस हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, +3 की ज्यादा हो जाएगी +2 से। +3 की स्टेबिलिटी क्या होगी, +2 से ज्यादा होगी। दे रखा है एनसीईआरटी में ऐसे, मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया है। ठीक है, तो आप आसानी से चेक कर सकते हो +2 और +3 की स्टेबिलिटी कब कब +2 ज्यादा स्टेबल होगा, कब +3 ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, मैंने जो ट्रेंड लिखा है वो बेटा +2 से +3 लिखा है। एनसीईआरटी में +3 से +2 मिलेगा, तो उस केस में प्रोसेस उल्टा हो जाएगा आपका। ठीक है ना,
चलिए, तो हमें उसी तरीके से, आपको कोई बात नहीं, मैंने उन वैल्यूज को, ई नोट का साइन हमें पता है बेटा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में नेगेटिव का रिलेशन होता है, तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ चुके हो, ये ट्रेंड है, ये M2 प्लस M3 का है, ठीक है ना। तो देखिए, यही मैंने आपको समझाया, अगर ई नोट वैल्यू पॉजिटिव आई तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, +3। तो अगर हम यहां पर बात करें ई नोट वैल्यू पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा आई है, +3 की ज्यादा आई है +2 से, +3 की +2 से ज्यादा स्टेबिलिटी आई है, तो +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी +2 से। यहां पर ई नोट साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो यहां पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, +3 की कम हो जाएगी, +2 की ज्यादा हो जाएगी, एक्सेप्ट Fe, आयरन को छोड़कर, ठीक है। अब देखिए आयरन के केस में ऐसा क्या है, सुनिए, देखिए Fe+2 अगर आप लिखते हो, Fe+2 आप लिखते हो, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको, ठीक है ना, तो क्या आएगी 3d6 आएगी, और Fe+3 की क्या आएगी 3d5 आएगी, तो यहां पर हाफ फिल्ड है, क्या है ये, हाफ फिल्ड है, इसीलिए, ठीक है। चलिए, अगर मैं अब बात करता हूँ क्रोमियम 2 पॉजिटिव वो लेते हैं, हमारे काम के ये तीन है बेटा, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ठीक है ना, ये हमारे काम के हैं, देखिए, तो इन पर हम डिस्कस करते हैं। क्रोमियम 2 पॉजिटिव है बेटा, अगर क्रोमियम 2 पॉजिटिव है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी क्रोमियम 2 पॉजिटिव की, 3d4 होगी। और एक्वा स्टेट में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किस में बात कर रहे हैं बेटा, एक्वा स्टेट में। तो एक्वा स्टेट में बात करते हैं, तो एक्वा स्टेट में आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का, किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का। तो देखिए, तो इसकी 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आ गया 3d4 कॉन्फ़िगरेशन। वही अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, ठीक है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, 3d3 हो जाएगी। तो 3d3 होने से कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगी आपका, इसका T2G हाफ फील्ड हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम क्रोमियम+2 की बात करें, क्रोमियम+2 का नेचर, क्रोमियम के केस में क्या हो रहा है, +2 ज्यादा स्टेबल होगी, +3 ज्यादा स्टेबल होगी, ऑलरेडी हमने यहाँ भी देखा था, ठीक है ना, और यहाँ से भी प्रूव हो रहा है। तो +3 ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका T2G हाफ फील्ड है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, क्रोमियम किसकी तरह, क्रोमियम 2 पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसका खुद का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिखो क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट because it achieves, because during this it achieves stable half filled T2G configuration। अब देखिए, अगर मैं यहीं से आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, एक क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना, एक Fe2 पॉजिटिव है, दोनों में से बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ठीक है ना। देखिए, अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, Fe2 पॉजिटिव और क्रोमियम 2 पॉजिटिव, इन दोनों में से बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे तो दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये हाफ फिल्ड हो गया, इसका T2G हाफ फिल्ड है, तो अब आपको देखना ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है बेटा, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये T2G हाफ फील्ड जो होगा, 3d3 जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 3d5 के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगी। T2G हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से, हाफ फील्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल होगा तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव क्या होगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा Fe2 पॉजिटिव से, ठीक है। तो लिखोगे
out of Cr2 positive and Fe2 positive. Cr2 positive is better reducing agent, is better reducing agent is better reducing agent than Cr2 positive, sorry, then Fe2 positive, because according to crystal field theory, according to crystal field theory, T2G half filled configuration, T2G half filled configuration, T2G half filled configuration, T2G half filled configuration is more stable than half filled D subshell half filled D subshell configuration. ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें बेटा, देखिए हम क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन इनमें से चेक करना चाहते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा स्टेबल है। तो यहां से तो क्लियर दिख रहा है आपको, क्रोमियम की +3 इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होगी। अब इन दोनों को देखना है बेटा, इन दोनों में किसकी +3 ज्यादा स्टेबल होगी। ध्यान से देखिए, वैसे तो अगर बात करें ई नोट वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो प्रोसेस तो इसके लिए क्या हो जाएगा, +3 के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा क्योंकि ई नोट वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है ना। अब ये देखिए इन दोनों में से ई नोट जो वैल्यू है इसकी -0.77 है, इसकी -1.577 है। तो अगर हम नेगेटिव में बात करें तो नेगेटिव वैल्यू रख देंगे तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी क्या आता है, -NF ई नोट सेल आता है या NF ई नोट, इनकी वैल्यू हमने वहां पर रख दी तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गए। तो डेल्टा जी की वैल्यू किस में ज्यादा पॉजिटिव आ रही है बेटा, इस वाले केस में डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आएगी, यानी कि ये इस केस में प्रोसेस ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से +3 किसका स्टेबल होगा, Fe का +3 ज्यादा स्टेबल होगा Mn से। ठीक है ना। तो चलिए, तो तीसरा देखोगे स्टेबिलिटी ऑफ +3, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, अभी हमने कंपेयर भी, उसकी भी इतनी दिक्कत नहीं है। अभी हमने पता कर लिया कि क्रोमियम +3 में T2G हाफ फिल्ड होता है, Fe+3 में D सबशेल हाफ फिल्ड होता है और Mn+3 में ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो बेटा सिंपली, अगर उस, क्योंकि वो डेटा तो आपके पास होगा नहीं तो सिंपली आप देख सकते हो। इन दोनों को तुमने कंपेयर कर लिया था, इसमें T2G हाफ फील्ड था, इसमें क्या था, डी सबशेल हाफ फील्ड था, इसमें ऐसा कोई केस ही नहीं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसे इसी के टेबल के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी। y is the E naught value, y is the E naught value for the y is the E naught value for the
Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव। देखिए इसने, हमने +2 से +3 पढ़ा था, +3 से +2 कपल, मच मोर पॉजिटिव कपल, मच मोर पॉजिटिव, देन much more positive than that for Cr +3 to chromium 2 positive or Fe +3 to Fe2 positive, explain। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए वो कह रहा है ई नोट वैल्यू जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है। अब डेटा देखिए, इन तीनों को कंपेयर किया गया। मैंने क्या लिखा, +2 से +3, उसने क्या पूछा आपसे, +3 से +2, तो ई नोट का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, उसका रीजन पूछ रहा है कि पॉजिटिव क्यों आ रही है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ठीक है, तो यानी कि ई नोट पॉजिटिव आएगा। तो ई नोट पॉजिटिव, इसका ई नोट पॉजिटिव क्यों आ रहा है, कब आ रहा है ई नोट पॉजिटिव, +3 से +2 में जाने के लिए। ठीक है ना, अगर हम +3 से M+2 की बात करते हैं, देखिए +3 से +2 की बात करते हैं तो इसका ई नोट पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव क्यों आ रहा है, देखिए अगर आप +3 स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, +3 स्टेट है, Mn का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 25। नॉर्मल आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन 4s2 35 आएगी, +2 की कितनी आ जाएगी, आउटर मोस्ट लिख दे सिंपली, 35 आएगी। तो देखिए अगर +3 में जाना है, ठीक है ना, अगर +2 से +3 में जाना है आपको, +2 से +3 में जाना है, तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ई नोट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होता है, ज़्यादा पॉजिटिव क्यों आती है, क्योंकि इसकी जो मैग्नीज की जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा, वो बहुत हाई होती है ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो लिखोगे आंसर, because of stable half filled electronic configuration the value of the value of the value of third ionization energy, the value of third ionization energy third ionization energy of manganese is very high। ठीक है, जैसे मैंने कॉपर का नहीं बताया था आप लोगों को, कॉपर के केस में क्या था, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा थी, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई। ठीक है, जिसके लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखें। एक मिनट देखता हूँ एनसीईआरटी में और कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था शायद, वो एक्स्ट्रा में मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में नहीं है। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये अपने पहले भी ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना, आप उसका रीजन बता देते हैं। क्वेश्चन लिखोगे, एक्सप्लेन वाई एक्सप्लेन वाई कॉपर प्लस आयन, एक्सप्लेन वाई
copper plus iron is not stable in aqueous solution. ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, रीजन नहीं बताया था. एक्सप्लेन वाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. ये बताया था अनस्टेबल होता है और डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है. देखिए बेटा, अब देखिए दो चीजें सॉल्यूशन के अंदर, एक कॉपर प्लस 1 आयन है, एक कॉपर प्लस 2 आयन है. तो जब ये डिजोल्व होता है वाटर में और ये डिजोल्व होता है, तो इस केस में जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है बेटा वो आपकी ज्यादा नेगेटिव आती है. क्या आती है? ज्यादा नेगेटिव आती है, मोर नेगेटिव आती है. तो मोर नेगेटिव आने का मतलब सिस्टम से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई. और अगर सिस्टम से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई तो सिस्टम के अंदर कम एनर्जी बच गई. कम एनर्जी बच गई तो सिस्टम क्या हो गया? आपका स्टेबल हो गया. ठीक है, तो सिंपल सा है. लिखोगे द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ the hydration enthalpy of copper plus 2 is more negative than the hydration enthalpy of is more negative than the hydration enthalpy of is more negative than the hydration enthalpy of copper plus. Hence, copper plus is disproportionate in aqueous solution. ठीक है, चलिए अब देखो कई बार क्वेश्चन बेटा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पर कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. प्रॉपर रीजन आपको बता दिया. अब इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा. एक क्वेश्चन आता है 3D6 कॉन्फ़िगरेशन का, कोई क्वेश्चन दे देगा. ठीक है ना, पूछेगा इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया होगा. ठीक है ना, तो आपको ये पता है कि D3 और D5 में से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी, D3 वाली ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी. तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे दोगे. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट से एक नोट करके चीज़ लिखिए. ठीक है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है, उस कंपाउंड का नाम बताइए बेटा, या उसका कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो इक्वल टू होगी ग्रुप नंबर के. ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ग्रुप नंबर. वो पूछेगा इसके एग्जांपल कोई कंपाउंड बताइए. ठीक है, तो लीजिए कंपाउंड ही कंपाउंड लीजिए. अब देखिए तो ये किस में होता है बेटा, स्कैंडियम, यहां से लेकर आप कोई भी कंपाउंड लीजिए, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीशियम तक. ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड लीजिए. जैसे इसमें देखोगे आप, स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा, +3 आएगी. और इसका ग्रुप, स्कैंडियम का ग्रुप नंबर कितना होता है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है ये. मैग्नीशियम की कितनी आएगी बेटा, +7 आएगी. तो मैग्नीज कौन से ग्रुप में है, 7th ग्रुप में है. ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो. ठीक है ना, ऑक्सीजन बढ़ाते जाइए 4, 5, 6. ठीक है ना, आपका आ जाएगा. ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बेटा, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसको करने में. ठीक है ना, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अगर सेशन पसंद आया तो क्या करना है, सारी चीज़ें लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है. ठीक है, अब तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसके बाद फिर पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम
पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट, वो पढ़ना, वो थोड़ा डिटेल में जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आराम से कवर हो जाएगा। तो बेटा सितंबर तक टारगेट है कि सितंबर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एक मिनट, आपको स्क्रीनशॉट भी बोल रहा था मैंने, चलिए जल्दी से देखिए। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। या आप पोज करके अब नोट्स भी बना सकते हो साथ के साथ। अब आपने समझ लिया है तो अब नोट्स भी बना सकते हो यहाँ से पोज करके आप, ठीक है। ये दूसरी स्लाइड, पोज करके आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तीसरा, ये एनसीईआरटी से बना लेना, इसकी जरूरत भी नहीं, मैंने इससे जो क्वेश्चन बना था वो फ्रेम कर दी। ठीक है ना, और ये पॉइंट भी आपका हेल्प करेगा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह डिसाइड करने में, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।